नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कल की जो हम लोग की क्लास थी वह भाषा विज्ञान पर आधारित थी। जो विगत वर्षों में भाषा विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी पूछी गई थी तो उन पर चर्चा हो रही थी। तो कल की क्लास में जितने भी प्रश्न थे वो सारे कवर नहीं हुए थे, तो आज उसका दूसरा भाग है। और एक बात दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा पूरे टाइम एक किरकिर की आवाज़ थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, जब से बरसात हुई है ये आवाज़ पूरे दिन सुनने को मिलती है, एकदम से क्या बहुत ही इरिटेट होता है मन इस आवाज़ को सुन करके। और आई थिंक आज की भी क्लास में आपको ये आवाज़ सुनने को मिले, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई इसको मैं नहीं बंद कर सकती। ठीक है, कीड़े हैं, बोल रहे हैं, लगातार बोले जाते हैं। कौन से कीड़े हैं मुझे भी नहीं पता, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको इसी आवाज़ के साथ पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना ये जो दूसरा भाग है भाषा विज्ञान का, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास का पहला सवाल क्या है। भारत की संपर्क भाषा है तो क्या है? हिंदी है। हिंदी भाषा की भारत की संपर्क भाषा है। ठीक है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, जो बघेली बोली का संबंध हिंदी की किस बोलियों से है? तो पूर्वी हिंदी से है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, किसके लिए? वैज्ञानिक तथा तकनीक साहित्य के प्रणयन हेतु जो आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री के निर्माण के लिए। ठीक है, किसने की थी? भारत सरकार ने की थी 1961 में। इसकी स्थापना वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी कहते हैं। मानक हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। मानक हिंदी का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी पर्याय बनी, किसकी बनी थी? राष्ट्रीय एकता की। जो स्वाधीनता आंदोलन के समय आपकी राष्ट्रीय एकता का पर्याय क्या बनी थी? आपकी भाषा हिंदी। ठीक है, अगला सवाल है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो मागधी अपभ्रंश के। मागधी अपभ्रंश में किस किस का जन्म हुआ? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ। ठीक है, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, जो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। देखिए, मानक भाषा आप बोल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से शुद्ध और परिनिष्ठित बोली। ठीक है, उसी को मानक भाषा कहते हैं। ठीक, अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो किसके सुझाव पर? महात्मा गांधी जी के सुझाव पर। ठीक है, राजभाषा से अभिप्राय क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। जो सरकारी कार्यालयों की भाषा है वह कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सारी कार्यवाहियां जितनी भी होंगी वह अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 में। 351 अनुच्छेद जो है 351, उसमें क्या है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व है। ठीक है, तो देखिए, जो हिंदी पर सामासिक संस्कृति का यहाँ मतलब है कि जो हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित करना।
ठीक है, यहाँ पर दिया है ना कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व है। तो है कि हिंदी भाषा को एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित करना जो कि मतलब भारत की जो विविध संस्कृति है उनकी मतलब जो जितनी भी विविध संस्कृति, जैसे कि आपकी हो गई जैसे कि विभिन्न धर्म हो गए। ठीक है, भारत में तो आप ये देखते हैं ना कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भाषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, खान पान, गीत संगीत और जितनी भी सामाजिक संरचना है सब अलग है ना। तो वही दिया है कि मतलब जो भारत की विविध संस्कृति के सभी पहलुओं को व्यक्त करना। ठीक है, यही समाज मतलब हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का जो दायित्व दिया गया है तो यही है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ऐसे भाषा में आप कह सकते हैं जो भारत की अनेकता में एकता वाली भावना है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगला है कि भाषा शब्द बना है तो भाष धातु से बना है। इन अंकों को कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इन अंकों को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ये अंक दिए हैं 1 से लेकर के 0 तक, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक बोला जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद गुरु का है। देखिए, भाषा की परिभाषा इन्होंने क्या दी है कामता प्रसाद गुरु ने, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा कि जो देवनागरी है, देवनागरी लिपि है, तो उसमें आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने दिया था। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। ठीक है, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। अगला सवाल है, जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा क्या है? कि जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा और भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करती है वही संपर्क भाषा है। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है मेरठ। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो पाली को कहते हैं। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया है तो किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है। और जो बिहारी की तीनों बोलियां हैं कौन कौन सी हैं? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली है। याद रखिएगा इस बात को, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो आसकोली ने। देखिए, जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं उसका वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर मतलब सबसे पहले सुझाव किसने दिया था उसको अलग करने की, मतलब उसका वर्गीकरण करने की, तो सुझाव किसने दिया था? आसकोली ने दिया था। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि भाट भाषा कहते हैं तो किसको कहते हैं? डिंगल को कहते हैं। देखिए, जो भाट भाषा है, भाट भाषा है, उसको डिंगल क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जो इसका प्रयोग है वह मुख्य रूप से, जो भाट भाषा आपका है तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से राजस्थान के भाट कवियों के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसे भाट भाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और देखिए, डिंगल और पिंगल में आप लोग बहुत कंफ्यूज, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो डिंगल भाषा होती है ना, उसमें जो डिंगल में रचनाएं की जाती हैं तो वह वीर रस पर आधारित होती है, लेकिन जो पिंगल रचनाएं होती हैं, पिंगल भाषा में जो रचनाएं लिखी गई हैं तो वो ज़्यादातर करके श्रृंगार रस से, मतलब श्रृंगार में लिखी होती है, श्रृंगार रस में लिखी होती है। ठीक है, तो जो डिंगल की रचनाएं होती हैं वो वीर रस प्रधान होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और डिंगल को ही भाट भाषा भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा। तो अनुच्छेद 346। देखिए, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत क्या कहते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच तथा 2 राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा। मतलब जो पत्र, मतलब 2 राज्यों के बीच में अगर कोई पत्र जाता है तो वह संघ की राजभाषा में ही जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 346 में कहा गया है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद किए हैं तो कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं। देखिए,
जो मतलब साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने, मतलब जो अपभ्रंश का भेद नामवर सिंह ने किया है वह दो रूप में किया है। कौन कौन से हैं? तो सौरसेनी और अर्धमागधी। याद रखिएगा इस बात को, जो दो भेद अपभ्रंश के नामवर सिंह ने किया है तो सौरसेनी और अर्धमागधी। ठीक है, आपका सौरसेनी रूप किसका मतलब कौन सा है? तो पश्चिमी अपभ्रंश है, और जो इनका अर्धमागधी है वह पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर अगला प्रश्न है कि वह बोली जिसको मसूद हसन खां मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं तो हरियाणवी है। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो हरियाणवी को मानते हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो 1983 ईस्वी में। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, जो भी मैंने आपको पीछे बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, तो उसी को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में भारतीय संविधान में मतलब उसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि विभाषा से आशय है तो क्या है? एक प्रांत की बोली। जो विभाषा से क्या आशय है तो उसको कहते हैं एक प्रांत की जो बोली होती है वही विभाषा है। ठीक है, अगला सवाल है बिहार प्रदेश की बोली है तो मगही है। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राचड है। ठीक है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो ब्राचड है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह आपके यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल है। फिर अगला सवाल है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है तो क्या है? नागपुर है। यह भी आपकी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल है। ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र है आगरा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त समाहित की जाती है तो बघेली बोली। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त समाहित की जाती है, मतलब जो पूर्वी हिंदी है उपबोली है उसके अंतर्गत जो बोलियां समाहित की जाती है तो एक तो अवधि हो गई, दूसरी बघेली हो गई और एक आपकी छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, 3 बोलियां हैं, महत्वपूर्ण हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, याद रखिएगा इस बात को। फिर अगला सवाल है कि संज्ञान का अर्थ है तो भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। देखिए संज्ञान का मतलब होता है कि मतलब जैसे हो गया जानना, समझना या फिर ज्ञान प्राप्त करना, ऐसे बोल सकते हैं। तो संज्ञान का मतलब जैसे कोई चीज़ हो गई कि आप लोग कहते हैं ना किसी को कि यह कार्य आपके संज्ञान में रहकर ही हो सकता है, मतलब आपकी जानकारी में अगर आप रहेंगे तभी होगा। ठीक है, तो उसी तरह से मतलब संज्ञान का क्या अर्थ हो गया कि भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं को और दुनिया को समझना। ठीक है, अगला सवाल है कि वियोगात्मक भाषा है तो अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा कहते हैं। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे तो कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो कुटिल लिपि से। देखिए एक नई चीज़ है आपके सामने, आई थिंक आप लोग तो यही जानते होंगे कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, सबको यही पता है। ठीक है, तो देखिए जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, और जो आपकी देवनागरी लिपि है यह एक विकसित और आधुनिक लिपि है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि किस प्राचीन लिपि से और माना गया है? तो कुटिल लिपि। देखिए कुछ विद्वान ऐसे हैं उनका मानना है कि जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वह कुटिल लिपि से हुआ है, और जो कुटिल लिपि है वह गुप्त लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, कुटिल लिपि जो है वह गुप्त लिपि से विकसित हुई है, लेकिन ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन जो आधिकारिक रूप से हर कोई जानता है ज़्यादातर तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी का नाम दिया है तो ब्रज भाषा को। देखिए जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं यहाँ पर ब्रज भाषा को एक और नाम देते हैं अंतर्वेदी। अब अंतर्वेदी क्या है? तो याद रखिएगा कि अंतर्वेदी एक प्राचीन वैदिक क्षेत्र है जो कि ब्रज भाषा में है, मतलब ब्रज क्षेत्र में है, सॉरी ब्रज भाषा बोल दिया मैंने, ब्रज क्षेत्र में है। ब्रज क्षेत्र का एक मतलब जो आपका ब्रज क्षेत्र है
तो उसके निकट एक स्थान स्थित है अंतर्वेदी नाम से, ठीक है। अंतर्वेद बोल दीजिए या अंतर्वेदी, तो वह एक प्राचीन वैदिक क्षेत्र है, ठीक। तो वहाँ का मतलब उसको भी ब्रजभाषा बोला जाता है, ठीक। और आपका ब्रज क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली चलती ही है। फिर अगला सवाल है कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है तो हिंदुस्तानी कहलाती है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 344 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे तो अनुच्छेद 351 में यह बात वर्णित है, ठीक है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है तो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह आपके यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है तो पाली है। और हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोलियां कितनी है तो 17 बोलियां हैं। यह भी आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं तो 17 बोलियां हैं। अगला सवाल है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। अपभ्रंश भाषा का काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है तो वह भाषा है हिंदुस्तानी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में प्रचलित है बुंदेली बोली। बिहारी उपभाषा की बोली है तो मगही है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर को माना जाता है, सोस्यूर को। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर, ठीक है। भोजपुरी भूतकालिक बोली की क्रियाएं हैं गयल, भयल। भोजपुरी भूतकालिक बोली की क्रियाएं हैं गयल, भयल, ठीक है। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है तो द्रविड़ भाषा परिवार से। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे तो महात्मा गांधी थे। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? डॉक्टर AFR हार्नले ने। टकसाली भाषा किसे कहते हैं तो संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा। टकसाली भाषा का ऐसे नॉर्मली आप लोग मतलब समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का मानक भाषा है, ठीक है। देखिए, जो टकसाली भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण, उच्चारण और मानक के रूप में स्थापित होता है, ठीक है। तो यह भाषा शिक्षा, प्रशासन और साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे संस्कृतनिष्ठ भाषा कहते हैं, ठीक। तो मतलब ऐसे नॉर्मली सरल शब्दों में समझिए कि जो टकसाली भाषा होती है वह आपके जो व्याकरण होते हैं तो व्याकरण के नियम जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है। यह भाषा समाज के शिष्ट लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, मतलब प्रयोग की जाती है शिष्ट लोगों के द्वारा। अब इस भाषा में जैसे आप ले लीजिए कि आपकी हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, तो ये सब जो भाषाएं हैं वो आपकी मानक भाषा है, ठीक है। तो इसी को टकसाली भाषा कहते हैं। ये आपके यूपी TGT में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है तो गुजरात में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये सब सारे सवाल जो अभी पढ़े जा रहे हैं वह आपकी यूपी TGT में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो किशोरी दास वाजपेयी है। महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है तो पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक। अगला सवाल है कि ग्वालियर की बोली है तो बुंदेली है, ठीक है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है। अगला सवाल आता है, हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। बिहार राज्य की बोली है अंगिका। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है तो मैथिली में है। वह विद्वान जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था तो वो कौन से विद्वान थे? सुनीति कुमार चटर्जी थे। यह आपके यूपी TGT और PGT दोनों में पूछा गया सवाल है, ठीक है। उकार बहुला बोली मानी जाती है तो छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। उकार बहुला क्या हो गया? जैसे कि आप कोई शब्द ले लीजिए कि
जैसे बसेरा आप बोल लीजिए तो उसको उकार बहुला, मतलब जो उकार, अगर उकार बोलेंगे तो आप उसको बसेरो बोलेंगे। अगला सवाल है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है तो कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ ओ औ कंठ के द्वारा, मतलब कंठ और होंठ का उसे बोले जाते हैं। ठीक है, ओ और औ। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौसेनी अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो 11 है। राजस्थान की बोली नहीं है तो बुंदेली। देखिए जो बुंदेली बोली है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है, और राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वह आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह जो प्रश्न है वह आपकी यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। ठीक। फिर अगला है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं तो बोली कहते हैं। मालवी किस प्रकार की बोली है तो राजस्थानी है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग में, और सहारनपुर की बोली क्या है तो खड़ी बोली है। अगला सवाल है, हिंदी की उपभाषाएं हैं तो कितनी है? 5 है। मैंने पहले भी बताया कि जो उपभाषाएं हैं वो 5 हैं और बोलियां 17 हैं। तो देखिए जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी है? 5 है, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है तो उच्चारण की सुविधा है। प्रयत्न लाघव, देखिए प्रयत्न का जो मतलब होता है वह है कि ध्वनि के उच्चारण के लिए मुंह को जो गति करनी हो पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। लेकिन और जो लाघव है तो लाघव का क्या मतलब है कि लाघव का मतलब है कि लघु या छोटा करना। ठीक है, मतलब न्यूनतम प्रयास करना। तो ऐसे नॉर्मली शब्दों में आप कह सकते हैं कि ध्वनि के उच्चारण में न्यूनतम प्रयास करना, मतलब ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो वही है। फिर अगला सवाल है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का विद्यमान था अपभ्रंश रूप। ठीक है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा क्या थी? अरबी और फारसी थी। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं तो शब्द कहते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके केवीएस पीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है तो भाषा वैज्ञानिक करता है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है तो नेपाल की राजभाषा है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है तो सरल हो जाती है। व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो आपका विकारी हो गया और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से हुई है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे तो काका कालेलकर थे। अगला सवाल है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः है अध्यात्म परक है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है तो कात्यायन। महाकात्यायन कहीं कहीं नाम लिखा होता है और कहीं कहीं कात्यायन नाम दिया होता है। तो पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? कात्यायन है। महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है तो प्राकृत भाषाओं से हुआ है। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक ऐसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को किस भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया था। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे तो श्री गोपाल स्वामी अयंगार थे। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तो ग्रियर्सन के। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है। अगला सवाल है, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है तो रानीखेत और नैनीताल।
अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला। वह बोली जिसमें नत और अंत के स्थान पर नन और नन्न हो जाता है तो वह भोजपुरी है। देखिए ऐसे एक उदाहरण से समझिए नत, तो जैसे हम लोग बोलते हैं सुंदर, अब उसको हम लोग जब भोजपुरी में बोलेंगे तो उसको सुन्नर बोला जाता है, मतलब आधा ना हो जाएगा, आधा ना दा की जगह पर ना और ना हो जाएगा, तो सुंदर का क्या हो गया, सुन्नर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है जैसे अंधा, अगर अंधा बोलते हैं आधा ना आधा आएगा, तो अंधा की जगह पर भोजपुरी में आन्हर बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर अगला और लास्ट सवाल है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया है। तो इसी के साथ जो आपकी भाषा विज्ञान की जो क्लास थी वह समाप्त होती है। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र पर से जितनी भी प्रश्न बने हैं अभी पिछली परीक्षाओं में, तो उन पर चर्चा होगी। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।